नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उदयपुर के बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, 12 महीने बाद जो चुनाव है वो किस तरह से देखते हैं आप? इस बार का चुनाव थोड़ा कुछ महीनों में विशिष्ट श्रेणी का चुनाव है, क्योंकि हर बार हमारा जो चुनाव होता है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह के जो बाद में शनिवार के बाद में जो रविवार आता है उस दिन हमारा चुनाव नियत है। वर्ष 1963 से लेकर और 2020 तक, कोरोना समय से पहले तक ये परंपरा निर्बाध रूप से चली आ रही थी। इस बार अन्य कारणों से हमारे परिवार में कुछ छोटा मोटा विवाद हुआ और उस विवाद के चलते कुछ लोग नहीं चाहते हुए भी, जिनको नहीं जाना था, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, परिवार के मसले परिवार में सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कोर्ट की तरफ रुख किया और उसकी वजह से एक भ्रांति हमारे वकील समुदाय में पड़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा चुनाव जो है बिना कारण के आज 1 महीना डिले होने जा रहा है। 22 तारीख को चुनाव है। इसलिए हमको जैसे जैसे इस परिवार का विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिमाग के साथ में, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के साथ होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक मानसिकता के साथ होते हैं, उनको समाप्त करते हुए और हमको पॉजिटिव सोच वाले, सकारात्मक पक्ष को रखने वाले और हमारे अधिवक्ता समुदाय के हित में काम करने वाले ऐसे लोगों का चयन करना है। इस नाते इस बार का चुनाव थोड़ा विशिष्ट मेरे को लगता है। चुनाव तो हर बार हो रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में प्राथमिकता क्या देखी जा रही है? पुराने समय से इससे, क्योंकि हमारा जो परिसर है निश्चित रूप से आज से जब 60-70 साल पहले की अगर हम बात करें या आज से 10 साल 15 साल पुरानी बात भी करें तो अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी। न्यायालय में, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो थी इस कैंपस के अनुसार बहुत कम कोर्टें हुआ करती थी। एक ज़माने में 15 से 20 कोर्टें चलती थी। अधिवक्ताओं की संख्या जो थी वो लगभग 800-1000 के आसपास थी। आज अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 3000 पहुंची। कोर्टों की, इस कैंपस में कोर्टों की संख्या 35 से 40 हो गई। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से, और लोग जो वर्तमान में जिस प्रकार का जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके कारण से, जो मीडिया है उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, लोगों को भारतीय कानून के बारे में समझ बढ़ी, इसके कारण से भी लोगों में अवेयरनेस आई है। तो निश्चित रूप से इन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा बड़ा है। इस सब व्यवस्थाओं को देखते हुए निश्चित रूप से कैंपस हमारा छोटा है और इस कैंपस में सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में अगर कोई माने तो वो यहाँ की पार्किंग की समस्या है। आने वाला अधिवक्ता, आने वाला अधिकारी, आने वाला न्यायिक कर्मचारी और साथ में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है लिटिगेंट, हमारा जो पक्षकार है, उस पक्षकार को यहाँ पर गाड़ी रखने की जगह तो नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन अगर किसी दिन उसको खड़े रहने की जगह भी नहीं मिले तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पार्किंग की समस्या निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या न सिर्फ इस परिसर के लिए बल्कि संपूर्ण उदयपुर शहर के लिए भी है। आने वाले समय में हमको इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि इस परिसर में जिस गति से अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी, क्योंकि उदयपुर में लगभग, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में लगभग 6 छोटे बड़े विधि के कॉलेज हैं और लगभग 1000 लोग हर साल LLB करके पास आउट होकर वहाँ से निकलते हैं। और जब वो पास आउट करके निकलते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रोफेशनल का जो विषय होता है, जो बच्चा परीक्षा पास करके निकलता है उसकी मन में इच्छा हो सकती होती है कि मैं अच्छा वकील बनूंगा, अच्छा काम करूंगा, लेकिन जब यहाँ पर इस कैंपस में आते हो तो निश्चित रूप से उसको एक निराशा भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह भी बिल्कुल निश्चित है, बैठने की जगह की बहुत कमी है। और इस के लिए हमने प्रयास किया, हमने इतना प्रयास किया कि हमने चैम्बर नहीं बनवा सके तो हमने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए इस प्रकार का टेबल चेयर, एक अधिवक्ताओं को सम्मानजनक तरीके से वो स्वयं बैठ सके, उसकी छाया की व्यवस्था हो और साथ में वो जो पक्षकार उसके पास में आ रहा है उसको सम्मानपूर्वक बिठा के उसकी बात को सुन सके, ऐसे टेबल चेयर की व्यवस्था कम से कम एक अधिवक्ता की मिनिमम आवश्यकता है, उसकी पूर्ति तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, ये हमारे लिए दुख का विषय है, लेकिन एक जगह की अपनी सीमा है, इसकी वजह से ये तकलीफ भी हमको उठानी पड़ रही है। तीसरी बात अगर मैं करूं, हाई कोर्ट बेंच एक बहुत बड़ा इशू है जो पिछले 40 सालों से हम निरंतर
इसको सिर्फ हम लड़ नहीं रहे, इसको उदयपुर कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता जो यहाँ पर प्रवेश करता है वो इस आंदोलन से जुड़कर इस आंदोलन को जी रहा है। मैं पिछले 22 सालों से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उस आंदोलन को गतिपूर्वक देते हुए और निश्चित रूप से इस पर सफलता मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं के लिए कोई सम्मानजनक यूरिनल्स की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। जो यूरिनल बने हुए हैं उसमें ठीक से सफाई की व्यवस्था नहीं है, न्यायालय परिसर में सफाई की व्यवस्था नहीं है। साथ में जो हमारा लिटिगेंट है, एडवोकेट है, उसके लिए कोर्ट्स के अंदर जो टेबल चेयर है उसकी भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। पीने की ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है। लिटिगेंट को सम्मानजनक तरीके से हम कोर्ट के बाहर जहाँ वेटिंग रूम होता है वहाँ पे भी हम ठीक से फर्नीचर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को धीरे धीरे इनको सबको जोड़ते हुए, ये बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इनका ठीक समय पर समाधान नहीं होने की वजह से आज ये समस्या बड़े सामने आ रही है। एक आदर्श कोर्ट आपकी बने, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और किस तरह से इन समस्याओं को शॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और विभिन्न प्रकार उच्च न्यायालयों ने समय समय पर इन व्यवस्थाओं को कहा है कि जो पक्षकार यहाँ पर आता है, जो पक्षकार इस न्यायालय परिसर के अंदर कदम रखता है, वो न्यायालय का मेहमान है। उसके साथ में एक मेहमान के जिस तरह से खातिर तवज्जो होती है वैसी खातिर तवज्जो उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि या तो वो व्यक्ति किसी न किसी न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ आया है, तो उस व्यक्ति को कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन जीने की, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति उसकी होनी चाहिए। उसके लिए हम एक लिटिगेंट अच्छा से जगह पर सम्मानजनक तरीके से किसी पंखे के नीचे बैठ सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसको ठीक से पीने के पानी की व्यवस्था हो, ऐसा भी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो कैंटीन्स है, आप उस वंडर करोगे, उन कैंटीन्स को हम कई बार आपसी बातचीत में कहते हैं कि किसी कैंटीन वाले को फ़ोन करो, 1 घंटे तक चाय नहीं आती है, तो हम आपस में बातचीत में कहते हैं, मजाक करते हैं कि सामने वाला जो मेहमान आता है वो समझता है कि हमने उसको फ़ोन किया और ऐसे ही वो उसको मना किया दिखे। मतलब इस प्रकार की विचित्र व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग आने वाले समय में जब हमारा चुनाव ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों को गंभीरतापूर्वक इन सब समस्याओं पर विचार करना चाहिए। और जो छोटी छोटी समस्या हैं, कैंटीन्स की समस्या है, पार्किंग को अगर हम अनुशासित तरीके से करें, पार्किंग के लिए अगर हम पुलिसकर्मी यहाँ से ठीक से लगा देवें, तो निश्चित रूप से पार्किंग की समस्या खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उसका बहुत हद तक समाधान हो सकता है। महिलाओं के बैठने के लिए, महिलाओं के जो यूरिनल्स है, एक सेपरेट यूरिनल अगर हम नगर निगम से चर्चा करें, यूएटी से चर्चा करें, तो अच्छा यूरिनल बन सकता है। यूरिनल्स की सफाई के लिए बाहर सड़कों पे जो सुविधा घर बने हुए हैं, उनकी भी नगर निगम सफाई करा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ प्रयास करेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो हमारे लिए न्याय प्राप्ति के लिए यहाँ पर एक परमानेंट लोक अदालत है, वहाँ लोक अदालत में जाके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। या नगर निगम से भी हम अपने सोर्सेस के माध्यम से बात करें, तो वो भी हमारे लिए सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करेगा। छोटी छोटी समस्या है, निश्चित रूप से अगर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, हमको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं का समाधान हो सकता है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाली कार्यकारिणी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रामकुमार जी, राष्ट्र न्यूज़ पर मेवाड़ की बात स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं और मुद्दा वही है मेवाड़ के हक का। इतने जनप्रतिनिधि आए और इतने जनप्रतिनिधि मेवाड़ के हक की बात करते रहे हैं, लेकिन आज भी आप ये हक जो है नहीं ले पाए हैं। और अब ऐसी क्या इच्छा शक्ति होगी कि हाई कोर्ट यहाँ पर स्थापित हो सके? देखिए साहब, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वर्ष 1982 से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रत्येक माह की 7 तारीख को हमारा कार्य बहिष्कार करके और हम अपना प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराते हैं। कई बार हमने राष्ट्रपति से, राज्यपाल और सत्ता के प्रमुखों को अपना ज्ञापन दिया, अपनी भावनाओं को पहुंचाया। एक बड़ा आंदोलन वर्ष 1998 में आदरणीय अमर सिंह जी सोलंकी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफलता के नज़दीक पहुंचे थे। मैं याद करना चाहूँगा उस आंदोलन को। उसके बाद एक वर्ष 2009 में 120 दिन तक हमने लगातार कार्य बहिष्कार करके और हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रयास किया, लेकिन अन्य कारणों से सफल नहीं हो पाए। मेरे को बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में जिस दिन मैंने शपथ ली थी, 6 जनवरी 2018 को, उस दिन मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कहा था कि मेरा
इस वर्ष का 365 दिन मैं प्रत्येक 24 घंटे हाईकोर्ट बेंच आंदोलन के लिए उपलब्ध रहूँगा। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी की बात है कि बिना न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न किए इन सब अधिवक्ताओं से, उदयपुर की जनता से और सबसे सहयोग लेकर समाज का जो एलिट क्लास है वहाँ से लेकर और समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको साथ में लेकर हमने न्यायालय परिसर के बाहर गेट के वहाँ पर एक परमानेंट तंबू लगाकर और 3 महीने तक लगातार हाई कोर्ट बेंच की मांग को किया। और आपको ये एक सुखद बात है हमारे उस आंदोलन की निकल के आई कि फील्ड क्लब के मेंबर्स से लेके चाहे प्रोफेसर्स थे, चाहे पत्रकार थे, चाहे समाज का बुद्धिजीवी कोई भी वर्ग हो, और उससे लेकर एक ठेले वाले से लेकर और एक मजदूर वर्ग तक सब लोगों ने इस आंदोलन को अपना आंदोलन माना। और उस आंदोलन में प्रत्येक दिन 400 से 500 की संख्या में आकर और धरना दिया और सरकार से हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की। लेकिन एक आंदोलन का ऐसा फेज आता है, निश्चित रूप से उस आंदोलन के फेज में हमने इतना दबाव क्रिएट किया कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने स्पेशल फ्लाइट से, चार्टर्ड प्लेन से 2 कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चंद जी कृपलानी, आदरणीय धन सिंह जी रावत को यहाँ भेजा। उन्होंने बाहर की लाइब्रेरी में बैठ के हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की और उन्होंने हमको जयपुर इनवाइट किया कि आप जयपुर आइए, मुख्यमंत्री महोदय अपने स्तर पर इस वार्ता को करनी चाहती है। मीनवाइल उस आंदोलन के दौरान आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत जो हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी घोषणा के अनुरूप वो भूख हड़ताल पे बैठे। पूरे उदयपुर संभाग में जिस प्रकार का ज्वार उस आंदोलन को लेकर आया, बाहर से लोगों ने आकर जिस प्रकार से उस आंदोलन को सैल्यूट किया, जिस प्रकार से उस आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया, उन सबको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। उस सब जनता को धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन अन्य कारणों से वो आंदोलन लंबा समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर गए थे, पूरे संभाग का प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ में था। वहाँ पे प्रधान सचिव, डीजीपी, गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया, मुख्यमंत्री, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ के एसपी साहब, सब लोग, लॉ सेक्रेटरी, सब ने मिलकर और हमने बातचीत की। बातचीत में निकल के आया कि उदयपुर के कुछ लोगों को शामिल करते हुए और अब एक कमेटी का गठन करेंगे। लेकिन उसके बाद में मेरा भी कार्यकाल समाप्त हो गया और दुर्भाग्यवश राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया, तो वो आंदोलन भी हमारा जो था, जो हमने जिसको टेबल पे ऑन पेपर लाने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाया। अब मेरा ये मानना है आने वाले समय में निश्चित रूप से इस आंदोलन के लिए कोई राजनीति नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई कुछ नहीं, इस आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए हम तैयार हैं। और हम ये मानते हैं कि गांव-गांव, डाणी-डाणी में कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो किसी न किसी वकील से जुड़ा हुआ है, उनके माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि लोकतंत्र में मेरा सीधा मानना है कि लोकतंत्र में माथे गिने जाते हैं और जिस दिन हमारे माथे पूरे हो जाएंगे उस दिन ये आंदोलन सफल होगा और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, मेवाड़ की जनता को दूर दूर तक न भटकना पड़े, खासकर आदिवासी इलाके के जो लोग हैं वो दूर तक अपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जाते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ हो, ऐसी कभी मांग करते रहें, लेकिन इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी रही और मेवाड़ को इसका हक नहीं मिल पाया। रामकृपाल जी, सड़कें आपने जाम की, आपने बैरिकेड्स भी लगा दिए, आपने धरना प्रदर्शन किए, आपने पुतले भी जला दिए, लेकिन अब कैसे हम इस हक को हमारे यहाँ के लिए ला सकते हैं? देखिए साहब, गांधी जी के नीतियों में हमारा निश्चित रूप से विश्वास है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके लोकतंत्र में जिस प्रकार से मांग की जाती है, निश्चित रूप से हम करेंगे। वर्ष 2001 में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ गांधी जी के रास्ते पे ही चलना आता है, हम भगत सिंह के भी फॉलोवर हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के भी फॉलोवर हैं। आने वाले समय में हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन से जब तक जनसमूह का जुड़ाव नहीं होगा, हमारा आंदोलन सिर्फ अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं है, लोगों को हम ये समझाने में सफल हुए हैं पिछले 40 सालों में लोगों को। और इसका परिणाम ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, जो इनका राज्य स्तरीय घोषणा पत्र जारी होता है चुनाव से पहले, उस चुनाव से पहले घोषणा पत्र में पहला डिमांड उनकी ये थी कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। वो उसके लिए प्रयास करते हैं, नहीं करते, इट्स अ डिफरेंट इशू, बट उन्होंने
प्रिंसिपली इस बात को स्वीकार किया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। अब आने वाले समय में जोधपुर के जो कुछ लोग विरोध करते हैं, जोधपुर की जनता का कोई विरोध नहीं। जोधपुर के जब राजस्थान बृहद राजस्थान बना था तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उदयपुर को एक्सक्लूसिवली मिले थे, बहुत सारे अजमेर को मिले थे, बहुत सारे कोटा को मिले थे, बहुत सारे जयपुर को मिले थे, जोधपुर को मिले थे। उन सब किसी भी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा। उसका परिणाम रहा कि हमारे यहाँ से जितने एक्सक्लूसिव हमारे डिपार्टमेंट्स थे वो यहाँ से मूव हो गए। लेकिन आने वाले समय में जो हमारा नेता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगे रखते हुए उदयपुर की जनता को जागृत करते हुए और जागरूक लोगों को साथ में लेकर आने वाले समय में हम एक नई रणनीति के तहत वापस मैदान में उतरेंगे। और जब 2 पैर पीछे खींचते हैं तो 2 पैर आगे गिरने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए हम अभी थोड़ा सा बैकफुट में हैं, फ्रंट फुट पे आगे निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट की प्राप्ति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस फ्रंट फुट के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल रखनी होगी। निश्चित रूप से राजनीतिक लोग प्रिंसिपली प्रत्येक राजनेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, सारी विचारधारा के लोग इस बात से सहमत हैं कि उदयपुर की गरीब, पीड़ित, परेशान जनता को स्वच्छ, त्वरित और अच्छा न्याय, सस्ता न्याय मिलना चाहिए। इस बात के लिए प्रिंसिपली सही भी सहमत है। लेकिन उन लोगों को टाइमली जागृत करना, क्योंकि मैं इस बात का पक्षधर हूँ। लोग हमारे नेताओं की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जब कभी भी हमने किसी से भी आह्वान किया, किसी भी मोड़ पे आंदोलन ले जाने का प्रयास किया, प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने और प्रत्येक जनता के प्रत्येक नुमाइंदे ने, जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन है, उन सभी लोगों ने हमको दिल खोल के समर्थन दिया। हमने बंद कराया, जनता ने स्वस्फूर्त तरीके से पूरे उदयपुर को नहीं, उदयपुर संभाग को बंद किया। लेकिन अब आप कोई ना कोई आंदोलन को चलाने के लिए निश्चित रूप से हमको कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम टाइम पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप आंदोलन के जो अगुवा हैं उनको विचार करना पड़ेगा कि आंदोलन को किस प्रकार से चलाना है। आंदोलन को अगर हम ठीक से चलाना चाहते हैं, जनता को, जनप्रतिनिधियों को जब भी बुलाएंगे निश्चित रूप से वो आएंगे, उनका स्वागत करेंगे हम, और उनसे वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन की सफलता के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शहर के विकास के साथ साथ यहाँ का जो अधिवक्ता है ये इसके शहर की भलाई के लिए भी हमेशा ही अपने प्रयास करता है। शहर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसा कि अभी हम जोशीमठ का एक बहुत बड़ा विकराल रूप देख रहे हैं, और बहुत बड़ी समस्या भी देश में इस तरह की पर्यावरण को लेकर देखी जाती है। हमारे शहर को भी एक सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके, इसके लिए बढ़ता अतिक्रमण और भी जिलों की सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था, शहर की भलाई के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है? देखिए साहब, ये उदयपुर प्राकृतिक ईश्वर ने इसको एक विशेष रूप से, प्राकृतिक रूप से आच्छादित किया है, और हम धन्य हैं कि हम उदयपुर के वासी हैं, इस मेवाड़ के वासी हैं। भगवान ने इतना खूबसूरत शहर में हमको पैदा किया, इस शहर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और जिस प्रकार से, क्योंकि बाहर से जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बाहर से जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, और जो चंद लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ की जो पहाड़ियाँ बेतरतीब तरीके से काटी जा रही है, जिस प्रकार से यहाँ की झीलें समाप्त हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ की झीलों में जेटियाँ बनाई जा रही है, जिस प्रकार से अतिक्रमण करके यहाँ की झीलों को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक उदयपुर वासी को कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सबको भविष्य में रोना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी हमको दुत्कारेगी कि जब इस प्रकार का कृत्य हो रहा था तो आप क्यों चुप थे। इसलिए मेरा प्रत्येक जागरूक व्यक्ति से आग्रह है कि हम सबको मिलकर, सब चीज़ें होगी, विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास जो है वो विनाश के लिए विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि जोशीमठ में जिस प्रकार का हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ की, आप जोशीमठ जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ का गोगुंदा हाईवे देख लें, हमारे यहाँ का झाड़ोल हाईवे देख लें, जिस प्रकार से पहाड़ियों को जैसे जैसे काटा गया है। आज झाड़ोल हाईवे की स्थिति ये है कि वहाँ पर खेरिया घाटा में पूरा हाईवे कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में वो पहाड़ पूरा गिर गया, और पिछले 1.5 साल से वहाँ पे आगमन बंद है, वो पुराने वाले रास्ते से ही जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार का लोगों की भावनाओं के साथ में, इस विकास के साथ में जिस प्रकार का अन्याय किया है, ऐसे लोगों को चुनकर, और सत्ताधारी लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को ठीक तरह से पनिश किया जाए, मेरा ये मानना है। क्योंकि करोड़ों रुपये, आप ये एक दिन न्यूज़ पढ़िए अखबार में कि आपके जनाना हॉस्पिटल
जनाना हॉस्पिटल में आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिए और पता पड़ा कि साहब उसकी तो बिल्डिंग ही बैठ गई। आपने हाईवे बना दिया, हाईवे पूरा जाम हो गया। आपने जिले में जेडिया लगवा दी। इस प्रकार का कृत्य अगर जो कोई अधिकारी करता है तो हमारे यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पैदा हुआ है, जिनको यहाँ ही रहना है, अधिकारी आएगा चला जाएगा, लेकिन हमको तो यहीं रहना है। अगर यहाँ की सुंदरता समाप्त हो जाएगी तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा सर। इसलिए हमको इसके बारे में विचार करने की सख्त आवश्यकता है। महिला एडवोकेट्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है और इस फील्ड में आज इस प्रोफेशन में आने वाले लोग लगातार अपनी डिग्री के लिए उत्साहित रहते हैं। क्या कुछ कहते हैं आप? सर निश्चित रूप से लगभग पिछले 550 से 650 महिला मतदाता, महिला एडवोकेट्स हमारे यहाँ है। अभी हमारे जो इंटरनल जो छटनी हुई थी, जो प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर वाला इशू चला था, उसमें कुछ नाम हटाए गए, तो ऐसा लेके 471 ऐसी महिला अधिवक्ता वर्तमान में मतदाता के रूप में जो है उसको वैलिड माना गया है। मेरा ऐसा मानना है कि महिला हमेशा समाज का नेतृत्व करती रही है और एक महिला बहुत जिम्मेदारी से, बहुत कुशलता से और बहुत स्किलफुल तरीके से मामले को समझकर और निश्चित रूप से अच्छे तरीके से अपनी मामले की पैरवी कर सकती है। लेकिन महिलाओं की अपनी एक सीमा है, निश्चित रूप से ऐसा भी है, और उनका पारिवारिक जीवन, पारिवारिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर रहती है। आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत अच्छी महिला अधिवक्ताएं हैं जो बहुत प्रभावी और कुशल तरीके से न्यायालय में अपने पक्ष को पैरवी करती है। आने वाले समय में महिलाएं और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जुडिशल फ्रेम में बहुत सारी महिलाएं आई है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो वकालत के क्षेत्र में भी महिलाएं अपने आप को प्रूव करती रही है और करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन महिलाओं की जो अपनी समस्याएं हैं, महिलाओं का अपना जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को भी हमको समाज को समझना पड़ेगा और उनको पूरा सपोर्ट हम पुरुषों की तरफ से और समाज की तरफ से हमको देना चाहिए, जिससे महिलाएं अपना काम को ठीक तरीके से संचालित कर सकें। रामकृपाल जी, राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम चल रही है जिसमें ये एक उद्देश्य रहता है कि बेटियों को सेल्फ डिफेंस संबंधी, अपने आत्मरक्षा संबंधी सहायता मिल सके। और हमने सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा विचार आपके मन में आया और आपने सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए अपने चैनल के माध्यम से इतने अच्छे पुनीत कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में पिछले 5 साल में और उससे पहले भी, लेकिन पिछले 5 साल में विशेष रूप से जिस प्रकार से राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, राजस्थान में जिस प्रकार से महिला अत्याचार के मामले बढ़े लगभग 1.5 लाख, और राजस्थान पूरे भारतवर्ष में महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 राज्य, राजस्थान पूरे भारतवर्ष में बलात्कार के मामले में नंबर 1 राज्य। राजस्थान में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन 20 बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती है, जो आप और मैं नहीं कह रहे, राजस्थान सरकार के पुलिस के आंकड़े कहते हैं। तो इतना होते हुए लगभग 28,000 बलात्कार के मुकदमे पिछले 4-4.5 साल में पूरे राजस्थान में दर्ज हुए। ऐसी स्थिति में महिलाएं असुरक्षित हैं और छोटी बच्चों के साथ में जिस प्रकार की पोक्सो कानून हमने ज़रूर बना दिया, लेकिन उस कानून का ठीक से पालना हो, और जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के गुण सिखाने बहुत आवश्यक हो गए। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उनको, बच्चों को प्रैक्टिकली इस बात को सिखाना चाहिए। मैं मत कहूँ कि बच्चों के लिए और विशेष रूप से बच्चियों के लिए, और स्कूलों में भी इस प्रकार की आत्मरक्षा की कक्षाएं लगाई जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स आएँ और उनको कम से कम, अपने को किसी के साथ में ठोका पीटी नहीं करनी है, लेकिन अपने ऊपर कोई विपदा आए तो उस विपदा की समाप्ति हो सके, इस स्तर तक उस बच्ची को सिखाने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि नगर निगम और स्थानीय निकाय और सामाजिक संस्थाओं को साथ में जोड़ते हुए और पूरे उदयपुर के जो 70 वार्ड हैं, उन 70 वार्डों में एक अनूठी पहल करें, और आपके चैनल ने जो पहल की है उस पहल को साधुवाद करें, उस पहल का अभिनंदन करें, और उसको साथ में जोड़ते हुए और 70 वार्डों में अलग अलग दिन ऐसे कैंप लगाकर 5-5, 7-7 दिन, 10-10 दिन का कैंप लगाए, और उन बच्चों को जो
पार्क्स बने हुए हैं उन पार्क में इस प्रकार की आत्मरक्षा के गुण सिखाने का प्रयास करें। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये एक बहुत लैंडमार्क व्यवस्था होगी उदयपुर की बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये थे राम कृपाल जी, और आपका कहना है कि चुनाव तो बहुत हुए हैं लेकिन ये चुनाव खास हैं और इस चुनाव में एक बार फिर जीत होगी। और जैसा कि मेवाड़ का एक मुख्य मुद्दा है हाईकोर्ट बेंच, इसकी नए सिरे से शुरुआत करेगी, इसमें हमारी जीत होगी, हमारा जो है वो हक है हमें मिल सकेगा।